हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 8 जनवरी 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं, विदेश में युद्धाभ्यास करने वाली पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट बनेंगी अवनी चौधरी। हालांकि इससे पहले भी ये युद्धाभ्यास में शामिल हो चुकी हैं, लेकिन जितने भी युद्धाभ्यास अभी तक हुए थे वो भारत में ही हुए थे। अब ये पहली बार विदेश में जाकर एक संयुक्त युद्धाभ्यास में भाग लेंगी, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया है। अवनी चतुर्वेदी पहला नाम है जो स्क्वाड्रन लीडर हैं। अवनी चतुर्वेदी ये सुखोई 30 MKI विमान की पायलट हैं और इनके साथ दो और महिला हैं, मोहना सिंह और भावना कंठ। ये तीन नाम ऐसे हैं जो पहली बार वायुसेना में बतौर महिला फाइटर प्लेन पायलट शामिल हो रही हैं। और ये युद्धाभ्यास हो रहा है भारत और जापान के बीच, जिसको भारत और जापान के बीच हो रहा है और जिसको नाम दिया गया है वीर गार्जियन 2023। और ये जापान के हयाकुरी में हो रहा है, हयाकुरी एयरबेस में हो रहा है। कब तक होगा ये? 12 जनवरी से 26 जनवरी 2023 के बीच में आयोजित किया जाएगा। ये नाम ये फेस आपने कई बार देखा होगा, इस नाम को भी आप कई बार सुन चुके होंगे और ये हमेशा हाईलाइट रहता है ये नाम। और ये भारतीय वायुसेना की महिला पायलट के जो इतिहास है उसमें स्वर्णिम अक्षरों में इनका नाम लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको 2-3 पॉइंट मिले इंपॉर्टेंट, फिर से सुन लीजिए। भारत और जापान के बीच वायु युद्धाभ्यास का क्या नाम है? तो आपका राइट आंसर होगा वीर गार्जियन 2023। ये कहां पर हो रहा है? जापान के हयाकुरी एयरबेस पर हो रहा है। कौन तीन महिला पायलट हैं? पहली हैं अवनी चतुर्वेदी, दूसरी है मोहना सिंह और तीसरी हैं भावना कंठ। ये तीन नाम आपको पता चल गए। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि जोशीमठ आपदाग्रस्त घोषित, सेना ने भी खाली की कॉलोनी। जो उत्तराखंड का जोशीमठ इलाका है उसमें आपने लगातार 2-3 न्यूज़ वीडियो जो है उसमें देखा होगा कि वो जो ज़मीन है वहाँ की वो धंस रही है और खुद जोशीमठ में भी वहाँ पर मकानों में और मंदिरों में दरार पड़ रही है। जैसा कि पिक में भी आप देख रहे हैं, जो पुष्कर सिंह धामी है मुख्यमंत्री, वो जहाँ पर खड़े हैं ये पूरा धंस गया है और दरार पड़ गई है। इसी को देखते ही हुए इसे आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। जब आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाता है तो उस क्षेत्र को या तो खाली कराया जाता है या फिर वहाँ के लोगों को शिफ्ट किया जाता है। तो वही कार्य अब यहाँ पर चल रहा है। जोशीमठ का अध्ययन करके लौटी है जो विशेषज्ञों की टीम, उन्होंने ये संस्तुति की है, उसी आधार पर यह कदम उठाया गया है। दीर्घकालीन समाधान के लिए जोशीमठ का जियो टेक्निकल, जियो फिजिकल व हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन कराया जाएगा और जिन क्षेत्र के घरों में दरार नहीं मिली है वहां के भवन निर्माण के लिए नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। इसमें आगे ये बताया गया है कि जैसे जो सेना ने अपने आवासीय परिसर हैं, जैसे ITBP ने या उन्होंने अपने परिसर को खाली करना शुरू कर दिया है, यानी कि शिफ्ट कर रहे हैं, वो अपने ही कैंट एरिया जो होता है उसमें शिफ्ट कर रहे हैं। उसके साथ ही NTPC का जो वहाँ पर है कॉलोनी, उसको भी शिफ्ट किया जा रहा है, यानी लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है। JP कंपनी का जो परिसर है उसको भी खाली किया जा रहा है। जोशीमठ में सेना ITBP के पास पर्याप्त जगह है जो सुरक्षित है और इसमें उन्होंने बताया भी कि प्रभावितों के लिए पुनर्वास के लिए पीपल कोटी, गौचर और कोटी कॉलोनी समेत अन्य स्थानों पर सबको शिफ्ट किया जा रहा है। जो भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण को इन क्षेत्रों का जियो अध्ययन करने के लिए रिटर्न में लिख दिया गया है। फ्री फैब्रिकेट घरों के निर्माण के दृष्टिगत केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्था रुड़की से प्रस्ताव मांगा गया है। तो अब इसमें किस तरीके से नई गाइडलाइन जारी होगी और क्या होगा आने वाले न्यूज़ में हम देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के लिए भी मिल सकता है अवकाश। अभी तक आपने देखा होगा कि आपको जब आप न्यू ज्वाइनिंग करते हैं तो उसमें आपको स्टडी के लिए आपको लीव दी जाती है, स्टडी लीव जिसे बोला जाता है। उसमें आप पढ़ने के लिए 1 साल से 1.5 साल की छुट्टी ले सकते हैं। उसके बाद जो
मातृत्व अवकाश होता है, जब भी कोई महिला कर्मी माँ बनती है तो उनको अवकाश दिया जाता है। लेकिन अब जो जैसा माहौल बन रहा है, देश में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए अब जो कर्मचारी हैं उनको अपने माता पिता की देखभाल के लिए छुट्टी देने की सिफारिश इसमें की गई है। और जो खास तौर पे ऐसे परिवार और बुजुर्ग हैं जिनकी सिर्फ एक संतान है, वहाँ यह संकट और भी गहरा हो गया है उनकी देखभाल का। फिलहाल बुजुर्गों की देखभाल से जुड़ी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने बच्चों की देखभाल यानी कि चाइल्ड केयर सहित पूरे पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन के लिए दिए जाने वाले अवकाशों की तरह सरकारी कर्मचारियों को बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के लिए भी अवकाश देने की सिफारिश की गई है। समिति ने इसके अलावा भी कई अहम सिफारिशें की हैं। संसदीय समिति ने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के लिए अवकाश से जुड़ी यह अहम सिफारिश तब की है जब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय आने वाले बजट सत्र में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण से जुड़े नियमों में बदलाव लेकर एक नया विधेयक लाने की तैयारी में है। पहले वर्ष 2007 में बने मौजूदा कानून में बदलाव की पहल वैसे तो 2019 में ही की गई थी और संसद में इसे लेकर उस समय विधेयक भी लाया गया था, मगर बाद में उसे संसदीय समिति को भेज दिया गया था। हालांकि ये कानून बनना भी जरूरी है और कुछ बच्चे होते भी हैं जो सच में अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, तो उनके लिए तो ये अवकाश बहुत ही जरूरी है। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ है कि सुरक्षा के मद्देनजर नेशनल बिल्डिंग संहिता में किया जाएगा संशोधन। अब देखिए, नेशनल बिल्डिंग संहिता यानी कि एनबीसी के संशोधन पर विचार शुरू कर दिया गया है। इसके लिए कमेटी भी बना दी गई है। जो भवन के निर्माण और उसमें प्रयोग होने वाली सामग्री की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसमें रहने वाले लोगों और संपत्तियों की सुरक्षा के लिए जो नियम बनाए जाना है उस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। और भवनों के निर्माण में उपयोग होने वाले तकनीक और कई सेवाओं के लिए बिछाई जाने वाली पाइपलाइन के मानकों का भी इसमें अध्ययन किया जाएगा। आपने देखा होगा कि जैसे नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, मुंबई, दिल्ली, पुणे, कई जगह ऐसी हैं जो बहुमंजिली इमारतों को एलिवेटेड यानी लिफ्ट के जरिए आवागमन होता है, उसकी गुणवत्ता को सुधारा जाएगा। तो ये एक चुनौती है जिसके समाधान के लिए कमेटी ने अपने कई सुझाव दिए हैं। भवन निर्माण में 150 से अधिक सामग्रियों का उपयोग किया जाता है और प्रत्येक की गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए मानकों का लागू होना वैधानिक बनाया जा सकता है। ऊंचे भवनों में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि हुई है वो चिंता का विषय है, जिसकी प्रमुख वजह बिजली की घटिया सामग्री को पाया जाता है। नेशनल बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन से कई तरह की चुनौतियों से निपटने में आसानी होगी। बायलॉज का संशोधन मसौदा जारी कर सभी पक्षकारों के सुझाव भी लिए जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं चंद्रचूड़ डी वाई चंद्रचूड़ को ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया जाएगा और ये सम्मान देगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए इन्हें चुना गया है। 11 जनवरी को एक ऑनलाइन कार्यक्रम में यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। चंद्रचूड़ ने संयुक्त राज्य अमेरिका के हार्वर्ड लॉ स्कूल से LLM की डिग्री और ज्यूरिडिकल साइंसेज यानी कि SJD में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। इस कार्यक्रम में हार्वर्ड लॉ स्कूल के प्रोफेसर डेविड विलिंग्स भी CJI से बातचीत करेंगे। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ अयोध्या भूमि विवाद मामले में अहम भूमिका निभाई थी उन्होंने फैसला देने में। नेक्स्ट न्यूज़ है कि बिहार में देखिए जातिगत जनगणना शुरू हो गई है और ये 2 चरणों में होगी। फिलहाल में पहला जो चरण है वो 21 जनवरी तक चलेगा, जिसके तहत प्रत्येक मकान पर एक नंबर लिखा जाएगा। वो नंबर लाल रंग से लिखा जाएगा और वो इस तरीके से लिखा जाएगा कि 2 मीटर से उसे पढ़ा जा सके। पहला। दूसरा जो चरण होगा वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होगा, जिसमें लोगों से उनके बारे में जानकारी हासिल की जाएगी, उनके आर्थिक आंकड़ों के बारे में हासिल की जाएगी, वो कितना पढ़े लिखे हैं, उनकी कास्ट क्या है, तो ये जानकारी दूसरे चरण में ली जाएगी। उनका स्किल क्या है, ये सब। इस पूरे काम की मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर पर विशेष रूप से सेल बनाए गए हैं और ये जो पहला चरण हो रहा है यानी कि जो नंबरिंग की जा रही है मकानों पर, इसको 21 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद एक ऐप जारी किया जाएगा और उस ऐप में इन नंबरों को
शो किया जाएगा। उसके बाद अगर कोई मकान छूट भी जाता है नंबरिंग में तो उसको ए बी सी करके उस आगे उसका नंबर लिखकर फिर से अपडेट कर दिया जाएगा। तो इसमें हालांकि गवर्नमेंट जो है बिहार सरकार वो ये कह रही है कि इस कार्य को करने से जो सभी वर्ग के जो गरीब हैं उनको लाभ मिलेगा, यानी कि सरकार, राज्य सरकार कुछ ऐसा करेगी कि जितनी भी जातियां हैं अगर उनमें जितने भी गरीब आ रहे हैं उनके हित के लिए कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। अब इसमें बताया जा रहा है कि स्लीपर कोच में भी कर सकेंगे जनरल टिकट वाले यात्री। इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्योंकि आप सफ़र करते होंगे। तो जो 80% सीटें स्लीपर कोच की खाली रह जा रही हैं और क्योंकि सर्दी का सीजन चल रहा है इसमें एसी कोच ज़्यादा फुल हो रहे हैं, इस वजह से जनरल जो कंपार्टमेंट है उसमें जो यात्री यात्रा कर रहे हैं उनको इसमें शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। उसका अलग से चार्ज उनसे लिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। यौन उत्पीड़न व दुर्व्यवहार के शिकार बच्चों के पुनर्वास के लिए पोर्टल तैयार कर लिया गया है। देखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के शिकार बच्चों के पुनर्वास के साथ साथ ऐसे मामलों में दोषसिद्ध दर से सुधार के लिए एक पोर्टल शुरू किया है। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने कहा कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण यानी कि पॉक्सो अधिनियम के तहत सजा दर बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि हमने पोर्टल बनाया है क्योंकि हम जानते हैं और समझते हैं कि सजा की दर बढ़ाने के लिए हमें विभिन्न पहलुओं पर काम करना होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हम पहली न्यूज़ ले रहे हैं। रेहड़ी पटरी वालों को मिलेगा छोटे कर्ज, यानी कि मिलेगी छोटे कर्ज की सुविधा। अब ये सुविधा कितने की होगी? 3 से 5 हज़ार रुपए तक की होगी। 2023 में स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि जो रेहड़ी पटरी वाले लोग होते हैं जो कार्य करते हैं, छोटे कर्ज की सुविधा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके तहत डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से रेहड़ी पटरी वालों को 3 से 5 हज़ार तक का कर्ज मुहैया कराया जाएगा। डिजिटल इंडिया अवार्ड के 7वें संस्करण को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि देश की प्रत्येक गली और कोने तक 4G और 5G सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 52,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इसका मकसद क्या है? देखिए, जो ये आवंटन किया जा रहा है 4G और 5G के लिए, इसका मकसद ये है कि जो देश का प्रत्येक नागरिक है वो डिजिटल इंडिया से के जो सहभागिता है उससे जुड़ सके, यानी कि डिजिटल इंडिया की मुहिम में वो जुड़ सके। रेहड़ी और पटरी वालों को भी आसान तरीकों से 3 से 5 हज़ार रुपए तक के कर्ज की सुविधा इसमें देने की बात कही गई है। और वैष्णव ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए जो विजन चालू किया है यानी शुरू किया है देश में, उसमें सबसे पहले यही होगा कि हम लोगों को डिजिटल सुविधाएं दे पाएं। इससे पहले भी जब कोरोना काल आया था, आपको पता होगा 2020 में जब कोरोना काल आया था, तो उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी ने स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी कि PM स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी। और इसके तहत जो रेहड़ी और पटरी वाले लोग हैं उनको बिना किसी गारंटी के किफ़ायती दरों पर लोन दिया जा रहा था। तो अब इन्हीं लोगों को टारगेट किया जा रहा है कि उनको छोटे छोटे लोन यानी कि छोटी छोटी जो सहायता है उनकी ज़रूरतें को पूरा करने के लिए लोन दिया जाए और काफ़ी आसानी से लोन दिया जाए जिससे उन्हें भटकना ना पड़े। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। बजट में ग्रीन हाइड्रोजन को मिलेगा प्रोत्साहन। देखिए, बीते सप्ताह से ही ये न्यूज़ लगातार हाईलाइट है कि केंद्रीय कैबिनेट ने जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए लगभग 19.8 हज़ार करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये शुरुआत मानी जा रही है। अब तक इस क्षेत्र को सिर्फ बातों से बढ़ाया जा रहा था, लेकिन अब इस पर जब फंड जारी किया गया है तो अब ये लग रहा है कि हाँ, ये क्षेत्र आगे बढ़ सकता है। आगामी बजट में जो ये राशि जारी की गई है शायद उसे और बढ़ाया भी जा सकता है, यानी कि बजट में इसे और बढ़ावा मिलेगा। जो इसका उद्देश्य है, अगर हम बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन से लेकर इसे बनाने में लगने वाले उपकरणों के निर्माण तक में आत्मनिर्भर बनाना है भारत को। और इसे 2 से 3 वर्षों बाद इस सेक्टर में जुड़े उपकरणों पर भी आयात शुल्क
ज़्यादा लगाया जाएगा, ताकि जो देखिए आयात शुल्क जब ज़्यादा लगेगा तो कंपनियां इंटरेस्ट कम लेंगी इसको निर्यात करने में, यानी कि विदेशी कंपनियां कम इंटरेस्ट लेंगी निर्यात करने में। तो जो प्रोत्साहन है वो स्वदेशी कंपनियों को मिलेगा, यानी कि जो कल पुर्जे हैं या फिर जो मटेरियल है या फिर जो हार्डवेयर है ये सब देश में ही बनेगा। तो हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य भविष्य में इस ईंधन को लेकर भारत को पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए अभी से ही स्थिति स्पष्ट की जाने लगी है और ये जरूरी भी है, क्योंकि जर्मनी, जापान और अमेरिका जो हैं वो ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन को बढ़ावा देने के लिए अरबों डॉलर का इसमें पैकेज का ऐलान कर चुके हैं, इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। भारत सरकार ने भी घरेलू ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में 8 लाख करोड़ का निवेश करने का प्रावधान तय किया है, यानी कि हम इस सेक्टर को और बढ़ाया जाएगा। और जो बजट में ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करने की घोषणा जहां तक है वो संभव हो सकती है, और इसके लिए 2 हब स्थापित किए जाएंगे और 400 करोड़ रुपए की लागत से ये हब बनाए जाएंगे। आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी खरीदने के लिए कई आवेदन मिले हैं। देखिए आईडीबीआई बैंक में भारत सरकार और एलआईसी की हिस्सेदारी है, तो ये जो टोटल हिस्सेदारी है दोनों की वो लगभग 94.71% है। तो इसमें जो 61% हिस्सेदारी है वो अब बेचे जाने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए आवेदन भी मांगे गए थे। पहले इसकी जो डेट थी वो 16 दिसंबर थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 7 जनवरी कर दिया गया है और अभी तक कई आवेदन मिल गए हैं। तो सरकार शायद इसको बेचेगी। तो अगर सरकार की हिस्सेदारी कम होगी तो जाहिर सी बात है ये बैंक जो है आईडीबीआई बैंक वो प्राइवेट होने की तरफ बढ़ जाएगा। एफटीए पर कई देशों के साथ वार्ता सही दिशा में। पीयूष गोयल, हमारे जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता वार्ता सही दिशा में चल रही है ऐसा बताया, यानी कि एफटीए सही डायरेक्शन में चल रही है उन्होंने बताया है। आगे उन्होंने बताया कि निवेश को बढ़ावा देने के लिए ही संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के साथ मई में एफटीए किया गया था, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया था। दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया एफटीए। अभी कनाडा, यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन के साथ एफटीए पर बातचीत चल रही है। उन्होंने ये सारी जो बातें हैं वो 27वें हॉर्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम को वर्चुअल तौर पर संबोधित करते हुए कहा है। उन्होंने कहा कि भारत कुछ बहुपक्षीय समझौतों पर भी विचार कर रहा है जो अभी सदस्य देशों के साथ करना उचित है और न्याय संगत भी है। ऐसे समझौतों में 2 या इससे अधिक देश अपने बीच होने वाले कारोबार में अधिकांश वस्तुओं पर सीमा शुल्क की कटौती कर देते हैं। जैसे मान लीजिए भारत किसी चीज़ को ब्रिटेन भेजेगा, जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है समझौता, तो भारत ने एफटीए जो समझौता किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो भारत जो वस्तुएं भेजेगा ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया जो वस्तुएं भेजेगा भारत, दोनों के शुल्क में, करों में, टैक्स में कटौती हो जाएगी। यानी कई ऐसे टैक्स हैं जो हटा दिए जाएंगे जिससे आयात निर्यात आसान हो जाएगा, चीजें सस्ती हो जाएंगी, इसका लाभ लोगों को ज्यादा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं अब, जो है इंटरनेशनल पेज से। तो इंटरनेशनल पेज में हमारे लिए 2 न्यूज हैं। पहला है कि मैकार्थी बने अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा के स्पीकर। रिपब्लिकन पार्टी के जो नेता हैं केविन मैकार्थी को शनिवार को 15वें दौर के मतदान में अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर चुन लिया गया है, जिनकी पिक आप देख रहे हैं। और मैकार्थी डेमोक्रेटिक पार्टी की 82 वर्षीय नैन्सी पेलोसी का स्थान लेंगे, जिन्होंने 8 नवंबर को संपन्न हुए मध्यावधि चुनाव के बाद सदन में बहुमत खो दिया था। इस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी ने 435 सदस्यीय सदन में 222 सीटें जीती थीं, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी ने 212 सीटें जीती थीं। नेक्स्ट न्यूज है कि अमेरिका ने यूक्रेन को $3.75 अरब की सैन्य सहायता देने का ऐलान किया है। यानी अमेरिका भी कहीं ना कहीं चाहता है कि यूक्रेन पीछे ना हटे और रूस और यूक्रेन का युद्ध चलता रहे। ये मदद यही इशारा कर रही है। अमेरिका ने यूक्रेन और उसके नजदीकी देशों को $3.75 अरब की सैन्य सहायता देने की घोषणा की है। यह घोषणा अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने की है। इस सहायता में यूक्रेन को बैटरी फाइटिंग व्हीकल यानी कि टैंक, तोप, सतह से आकाश में मार करने वाली मिसाइलें, बख्तरबंद वाहन दिए जाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका की इस सहायता पर खुशी जाहिर करते हुए आभार जताया है। रूस की घोषणा के अनुरूप शनिवार को यूक्रेन पर कोई हमला नहीं हुआ और वहां पर शांति रही।
इस अमेरिकी सैन्य सहायता का बड़ा हिस्सा यूक्रेन को मिलेगा। बाकी की सहायता उन देशों को मिलेगी जो यूक्रेन के नजदीक हैं और रूसी हमले के दुष्परिणामों से प्रभावित हैं। राष्ट्रपति के अधिकार में कार्य करने वाली अथॉरिटी 2.80 अरब डॉलर तक की सहायता संसद की स्वीकृति के बिना यह सहायता यूक्रेन और अन्य देशों को भेज सकती है। तो ये आज का यानी 8 जनवरी 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।